बार बार आ रहा है ना कि जिसके यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ही नहीं चाहते। नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा था, मैं जिसको सबसे ज्यादा फायदा वही नहीं चाहता। जिसको सबसे ज्यादा मतलब मैं प्रॉब्लम में हाँ जी, हाँ जी। मैं प्रॉब्लम में जी, कि वो ही नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं चाहते कि वो चाहते हैं कि औरतें दबी कुचली रहे, उनकी आवाज बाहर ना आए। अगर यूसीसी या एक समान कानून हो जाएगा तो औरतों को जो दबाने वाले जो कुरीतियां, जो रिलीजियस कानून इन लोगों ने अपने बना रखे हैं, ये 1400 साल पहले से या रसूल अल्लाह ने नहीं बनाए। इनकी अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर पैसे की कमाई कहाँ से चलेगी, इनकी अपनी दुकानें कहाँ से चलेंगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये एजेंडा बाजी है, इनको हजम नहीं हो रहा। ये एक डिवोर्स भी मिल गया, बच्चा भी छोटा है, पाल भी रही है उसे। ये एक मुस्लिम सशक्त लड़की मेरे सामने यहाँ बनी, मतलब कैसे बैठी है, वो अबला नार क्यों नहीं है, वो बुरके के पीछे रोध हो क्यों नहीं रही है, बच्चा लटका के इस तरीके से वो सशक्त है, कमा रही है, बच्चे को भी पाल रही है। मतलब उस शख्स से अच्छा जो रखता, मैं अपने बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग कर रही हूँ, खुद को डेफिनेटली मैंने मेंटेन कर रखा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली जो मुझे इस टाइम मेरे हिंदुस्तान की लड़कियां देखेंगी तो उनको खुद को ये फील होगा, नहीं, जब बेनजीर ऐसी हो सकती है तो डेफिनेटली हम भी निकल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मैं अकेली अपने लिए नहीं हूँ, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव देहात की जितनी भी लड़कियां हैं, मैं उनकी आवाज बनकर खड़ी हूँ, देश के सामने, सरकार के सामने, सुप्रीम कोर्ट में, सबके सामने। तो ये यहाँ से निकल कर आया। नहीं, मेरे को एक बार आपसे सवाल पूछना था, क्योंकि मैं हमेशा ये कहा जाता है कि भाई पर्सनल लॉज हैं बेनजीर, तो पर्सनल लॉ में जो मेहरदीन जी जो आवाज आती है वो रहती है कि इंटरफेयर मत करिए, हम खुद ही सॉर्ट कर लेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या समाज के अंदर आपको सुना गया, नंबर एक, समाज के अंदर, आपके समाज के अंदर क्या सोल्यूशन देने की कोशिश की गई, या उन्होंने भी आपके हस्बैंड का ही साथ दिया, या फिर आप कह लीजिए जो कुरीतियां जो चीजें उन्हीं का साथ दिया, या आपकी हेल्प की गई? क्योंकि बार बार कहा जाता है इंटरफेयर मत करिए, हमारे लॉज है। अमन, टिल 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। जून में आ गया था मुझे तीसरा लेटर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डे 1 मेरी पहली पिटीशन 3 मई को दाखिल हुई थी, उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरे अगेंस्ट खड़ा है, विरोध कर रहा है मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया भी नहीं था, वो मतलब इनवाइट भी नहीं थे, फिर भी आकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक वकील नहीं खड़ा होता, 2 खड़े नहीं होते, 3 नहीं खड़े होते, 10-10, 12 वकील खड़े होते हैं मेरे विरोध में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं अकेली होती हूँ, मैं सिर्फ अकेली होती हूँ, और वहाँ पूरा एक कुनबा खड़ा होता है मुस्लिम। उनको क्या इंटरेस्ट है आपके केस में इतना, ताकि आप एक एग्जांपल ना, मुस्लिम बेटियां जो अपने हक के लिए जागरूक ना हो जाएं। जिस तरीके से तलाक़े बिदअत बैन हुआ था, तो कहीं ऐसा ना हो कि तलाक़े हसन एहसन भी बैन हो जाए और हम लोगों की दुकानें बंद। भाई देखिए, ऐसा है कि शायद बेनजीर मुस्लिम बेटियों के लिए एक नजीर ना बन जाए ना, शायद इसी का सबसे ज्यादा खतरा होगा। अंग्रेज भाई, एक मिनट अंग्रेज भाई, फिर मैं आपका क्वेश्चन जा रहा हूँ। आप बेनजीर के साथ हैं, ऑब्वियसली आप भी चाहते बच्ची को इंसाफ मिले, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं चाहता है कि मुस्लिम बेटियां सशक्त हों, मुस्लिम बेटियों के पास राइट्स हों, वो मौलानाओं पर डिपेंड ना हो, सीधा जो है कानूनी लड़ाई लड़े? मैरिटल लॉज हैं उसमें अगर इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है तो क्या हो जाएगा अगर उनको लीगल राइट्स मिल जाएंगे? तो सर, तलाक के अंदर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी आपत्ति नहीं जताती, वो मियाँ और बीबी का जो मसला होता है वो होता है, और वो कोर्ट जाती हैं या आपस में सेटलमेंट कर लेती हैं अपनी बात का। दूसरा, ये बार बार कह रही थी कि मेरे शोहर जो है मुझे छोड़ के चले गए। सर, मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता जब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सेटलमेंट आपस में सेटल हो जाता है, सर सुनिए, और नहीं हो रहा होगा तो कोर्ट जाइए आप। तो वो तो कोर्ट में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा होगा। कानून नहीं है सर, ट्रिपल तलाक का कानून क्या है सर? क्या है वो कानून? देश में कोर्ट बने तो किसी को तलाक देता है, इस्लाम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, में रहना पड़ेगा, और उसको जो है मुआवजा भी देना पड़ेगा, उसका रखरखाव का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। मगर ये जो बार बार कह रही हैं कि मेरे पति जो चले गए मेरे सामने नहीं आए, जब दो फैमिली, एक सवाल मेरे को ना जानना है, मेरी बात सुनिए, जब दो फैमिली, हो सकता है मैं गलत हूँ, अंग्रेज तो मुझे समझाने मुझे नहीं पता था। अमन जी, क्या ये जो मैरिटल इश्यूज होते हैं, एक मिनट आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ, सकता है मैं गलत हूँ, बेनजीर और अश्वनी जी, ये जो मैरिटल इश्यूज होते हैं उसमें जो सेपरेशन का या जो आपके जो इंटरनल इश्यूज होते हैं, क्या वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से सेटल होते हैं या मौजूदा सिस्टम में भी उसको आईपीसी के सेक्शंस उस पे लगते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या पूरे भारत में जगह जगह दारुल कज़ा बना दिया है। दारुल कज़ा का मतलब शरिया कोर्ट। इन्होंने हर थाने के आसपास हर 10 किलोमीटर के बाद एक मौलवी को उसको काजी बना रखा, दारुल कज़ा बना रखी है। कभी कोई बच्ची तो छोटी सी है, मान लो 10 साल की है, 12 साल की है, 14 साल की है, उसके अगर पिता जाते भी हैं तो क्या कहते हैं, काम करो, कहीं बाहर कोर्ट में नहीं जाना, तुम दारुल कज़ा में जाओ। और ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कलबुर्गी की डॉक्टर सईदा अमरीन की, MBBS MS गाइनोलॉजिस्ट, उसके पिता को फोर्स किया कि कोर्ट मत जाओ, तुम दारुल कज़ा जाओ। ना जाओ से ज्यादा मैं जानना चाह रहा हूँ क्या वो नहीं जा सकती? आज की डेट में कहाँ? अरे भाई, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगेगा नहीं, बाल विवाह का एक्ट लगेगा नहीं, बलात्कार का कानून लगेगा नहीं, क्योंकि 1937 का शरिया एक्ट कह रहा है कि नहीं, इसको छूट मिली हुई है, वो पर्सनल लॉ वो विवाह का